everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. Today we are starting chapter 8 of class 10th NCERT biology, that is how do organisms reproduce. इससे पहले हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस एंड चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों ही चैप्टर्स को हमने एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड रीड किया है और अच्छे से समझा है और उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस जाके ज़रूर देखिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 8, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब जैसे कोई भी चीज़ दोबारा से कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, रिप्रोड्यूस करना। और क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिजम्स ही रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा होगा तो हम ये कह रहे हैं कि रिप्रोड्यूस हो रहा है ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म्स बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब कि उससे पहले कि हम डिस्कस करें कि क्या मैकेनिज्म होता है जिससे ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन। पहले हमें एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहिए। वो क्या है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही क्यों करते हैं, रिप्रोड्यूस करते ही क्यों है। मतलब आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ, जबकि जो रिप्रोडक्शन है वो नेसेसरी नहीं है, किस लिए, टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये नेसेसरी प्रोसेस नहीं है रिप्रोडक्शन। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, जैसे कि हमने एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हैं चैप्टर 6 में, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन था, एक्सक्रीशन था। अगर ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगे तो द ऑर्गेनिज्म विल नो मोर बी अलाइव, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बट रिप्रोडक्शन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे किसी के सर्वाइवल की बात आ रही हो। तब भी हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस प्रोसेस को करते हैं, ऐसा क्यों है। On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, मोर इंडिविजुअल्स क्रिएट कर रहा है, अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी जो है, बहुत सारी एनर्जी जो है स्पेंड होगी इस प्रोसेस को करने के लिए। कौन से प्रोसेस की बात कर रहा है, रिप्रोडक्शन की बात। सो वाई शुड एन ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज़ नॉट नीड टू स्टे अलाइव। तो क्यों एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा एक ऐसे प्रोसेस पे जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। वट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए जो भी आंसर हो, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। तो ये ऑब्वियस बात है कि हम ऑर्गेनिजम्स को नोटिस ही तब करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इफ़ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, अगर कोई एक ही ऑर्गेनिज्म होता वो कैसा होता, नॉन रिप्रोड्यूसिंग होता किसी एक पर्टिकुलर काइंड का, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस। तो ये डाउटफुल है कि हम उसकी एग्जिस्टेंस को भी नोटिस करते। इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीशीज़। वो एक क्या है, एक लार्ज नंबर होता है ऑर्गेनिजम्स का जो एक सिंगल स्पीशीज़ को बिलोंग करती हैं, दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस, जिसकी वजह से क्या होता है वो हमारे नोटिस में आते हैं। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर में होते हैं। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू दी सेम स्पीशीज़। हमें कैसे पता चलता है कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक सेम स्पीशीज़ को बिलोंग कर रहे हैं। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। तो हमें क्या पता चलता है कि वो आपस में देखने में सिमिलर लगते हैं, नॉट आइडेंटिकल, सिमिलर। Thus, reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. तो reproducing organisms जो हैं ऐसे new individuals बनाते हैं जो उनके जैसे ही दिखते हैं, मतलब सिमिलर दिखेंगे, आइडेंटिकल नहीं, पूरी तरीके से उनके जैसे नहीं नजर आएंगे, बट लगभग सिमिलर ही होंगे। तो जो ये आंसर था, रिप्रोडक्शन जो है क्यों करते हैं, ये एसेंशियल होता है क्वांटिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए।
माना कि सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, राइट। और ये जो है सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ के लिए एसेंशियल है ये वाला प्रोसेस रिप्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है। अपना वो ज़िंदगी उतने ही साल की जी के वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद उसकी स्पीशीज़ या उसकी तरीक़े का कोई इंसान होगा ही नहीं, इंसान या ऑर्गेनिज्म होगा ही नहीं। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी एक तरीके से स्पीशीज़ ही नहीं होगी इस लैंड पे, तो कोई होगा ही नहीं, तो किसी को पता भी नहीं होगा कि भाई ऐसी कोई स्पीशीज़ थी भी, राइट। तो रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। और क्या कह सकते हैं, ये जो है एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ पेरेंटल जनरेशन भी करता है। अगर पेरेंट्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आगे कहते हैं ना कि वंश नहीं चलेगा, हमारा वंश ख़त्म हो जाएगा। तो पेरेंटल जनरेशन को आगे कंटिन्यू रखने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कह लीजिए या कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ कह लीजिए या कंटिन्यूटी ऑफ पेरेंटल जनरेशन कह लीजिए, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ कह लीजिए, ये सारे ही आंसर है इसके लिए कि रिप्रोडक्शन करते ही क्यों हैं, जबकि वो एक सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल नहीं है प्रोसेस, राइट। और एक और पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये जो है स्पीशीज़ को हेल्प करता है अपना नंबर इंक्रीज़ करने के लिए। बात वहीं पे आ जाती है कि अगर नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर होगा पर्टिकुलर काइंड का, तो हम उसको नोटिस भी नहीं करेंगे उसकी एग्जिस्टेंस को, जैसा कि हमने इसमें देखा। तो इसलिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि मैंने इस वाले क्वेश्चन का कि रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या ऑर्गेनिजम्स अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करते हैं? ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। ऑर्गेनिजम्स जो हैं सिमिलर दिखते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिज़ाइन जो है सिमिलर होता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, तो ये इसका आंसर होगा नो, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती हैं, मतलब ये सभी में ऐसा नहीं होता है। इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, अगर बॉडी डिज़ाइंस सिमिलर होंगी, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दीज डिज़ाइन शुड बी सिमिलर, तो इनका जो ब्लूप्रिंट होगा इनके डिज़ाइंस का वो भी सिमिलर होना चाहिए। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन। तो जो रिप्रोडक्शन का जो बेसिक लेवल होगा वहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा कि बॉडी डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट जो बनेगा, जो उसकी कॉपीज़ होंगी ना, वो बनाने में इन्वॉल्व होएगा। In class 9th, we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information. क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और उन क्रोमोसोम्स में होता क्या है, इन्फॉर्मेशन होती है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। की जो क्रोमोसोम्स जो फीचर्स पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में न्यू इंडिविजुअल में आते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में होती है, क्रोमोसोम्स में होती है। किस फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। तो डीएनए क्या है, न्यूक्लियस में जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन सोर्स है, ये इम्पोर्टेंट बात है। इट इज़ द इन्फॉर्मेशन, इफ़ द इन्फॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। अगर इन्फॉर्मेशन ये चेंज हो जाएगी तो अलग प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइंस। और अगर डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे तो इससे क्या होगा, जो बॉडी डिज़ाइंस में थोड़ा बहुत ऑल्टर आ जाएगा, मतलब कि अलग बनेगा डिज़ाइन, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। तो देखा जाए कि जो बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन में वो क्या है, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। सेल्स क्या यूज़ करते हैं, केमिकल रिएक्शंस यूज़ करते हैं, किस लिए, कॉपीज़ बनाने के लिए, उनके जो डीएनए होते हैं उनकी कॉपीज़ बनाने के लिए। दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल।
इससे क्या होता है, 2 कॉपीज बनती हैं डीएनए की एक रिप्रोड्यूसिंग सेल के अंदर, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि 2 कॉपी बन रही हैं तो फिर वो उनको क्या होगा, उन्हें सेपरेट करना होगा एक दूसरे से। हाउएवर, कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क। तो लेकिन जो ये कॉपी बनी है डीएनए की, तो एक कॉपी को ओरिजिनल सेल में रखना और सिंपली एक हमने जो दूसरी कॉपी थी उसको पुश कर देंगे, राइट, इससे कुछ काम नहीं चलेगा। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जो कॉपी को हम पुश्ड आउट कर देंगे उसके पास कोई अपना ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस। Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus। इसलिए जो है, जो डीएनए की जो कॉपी का प्रोसेस चल रहा है उसमें जो कॉपी बनती है उसके बाद वो किसके साथ द्वारा accompanied होते हैं, उसके साथ साथ होता क्या है, क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर apparatus। उसके साथ साथ एक अलग से सेलुलर apparatus की भी क्रिएशन होती है। एंड देन द डीएनए कॉपीज सेपरेट, और उसके बाद जो है डीएनए कॉपीज जो है सेपरेट होती हैं, ईच विद इट्स ओन सेलुलर अपरेटस। कैसे अलग होंगी? अपने अपने सेलुलर अपरेटस के साथ। मतलब ये नहीं कि सिर्फ डीएनए कॉपीज बन गई और डीएनए डीएनए अलग कर दिया, बस कोई उसका सेल नहीं है, कोई उसका सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। आई मीन डीएनए की एक कॉपी पेरेंट सेल में रहती और एक को हमने ऑफस्प्रिंग के लिए रख दिया, नहीं। जो डीएनए के कॉपीज बनेंगी, उन दो कॉपीज बनेंगी, उन दोनों का अपना एक सेलुलर अपरेटस भी होगा, अपने अपने सेल्स होंगे जिसके सेल्स ऑर्गेनेल्स भी होंगे, राइट। तभी वो लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन कर पाएंगे इफेक्टिवली। अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि दरअसल हो क्या रहा है कि एक सेल से 2 सेल्स बन रहे हैं। एक सेल में न्यूक्लियस में डीएनए कॉपी बनी, डिवाइड हुआ और उसके बाद वो 2 सेल्स को उसने डॉटर सेल्स दे दिए। जो न्यू सेल्स बनते हैं उनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। दीज 2 सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर। तो ये जो 2 सेल्स बनेंगे ये कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर होंगे, दोनों में डिफरेंस है। बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल? वो पूछ रहा है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्या वो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे कि मतलब एक एक चीज़ दोनों में एकदम एक जैसी ही होगी? विद पेरेंट्स से भी अगर रिलेट करें तो वैसी होगी? नहीं, आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। The answer to this question will depend on how accurately the copying reactions involved occur। ये इसका जो आंसर है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी एक्यूरेटली जो है कॉपी हुई है, कॉपिंग रिएक्शंस हुई हैं इस वाले प्रोसेस में। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। जो ये उसने बोला था ना कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो ऑब्वियसली ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग सेल्स में हो रही है, तो इसलिए बायो वर्ड भी लगा दिया है। बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं होती हैं, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होती है। Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time। इसलिए जो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो प्रोसेस है डीएनए कॉपी का, उसमें जो है हमेशा हर बार कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशंस हर बार होंगी ही होंगी। इसलिए बोला कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं है। कहने का मतलब ये, जितनी बार भी डीएनए कॉपी होगा, डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनेगा तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन हर बार होना ही है, कुछ डिफरेंस आएगा ही आएगा। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर। इसी वजह से हम कह रहे हैं, वो थोड़ा बहुत वेरिएशन की होने की वजह से हम कह रहे हैं कि सिमिलर होती है, आइडेंटिकल नहीं होती। आइडेंटिकल तब बोलते हैं जब कुछ भी वेरिएशन नहीं आता, एग्जैक्ट वही कॉपीज दोबारा बन गई वैसे ही, राइट। तो वो ऐसा होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है, बट वो आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, जो ब्रॉड व्यू देख रहे हैं अभी हम। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। और वो आइडेंटिकल नहीं हो सकती हैं टू द ओरिजिनल। ओरिजिनल जो था सेल डीएनए, उससे जो है आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits। कुछ वेरिएशंस जो हैं इतनी ज़्यादा ड्रेस्टिक होती है, इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा होती हैं और इतनी ज़्यादा
बड़े लेवल पे वेरिएशन हो जाती हैं कि जो न्यू डीएनए बना है ना, न्यू डीएनए कॉपी बनी है जो, वो वर्क ही नहीं कर पाती जो उसका न्यू सेलुलर एपरेटस उसने पाया है आफ्टर दी सेल डिवीजन एंड आफ्टर दी कॉपिंग ऑफ द डीएनए। उससे होगा क्या, जो न्यू बॉर्न सेल होगा वो क्या करेगा, सिंपली डाई कर जाएगा। मतलब अगर पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग आ रहा है, न्यू यंग वन बन रहा है, तो उसके जो सेल्स है वो डाई कर जाएंगे। तो यानी क्या होगा, न्यू बॉर्न जो है वो भी डाई कर जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द ड्रेस्टिक वेरिएशंस। ये समटाइम्स ऐसा होता है। ऑन दी अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशंस इन द डीएनए कॉपीज। दूसरी तरफ देखा जाए कि अभी भी वेरिएशंस डीएनए कॉपीज में होती हैं, दैट वुड नॉट लीड टू सच अ ड्रेस्टिक आउटकम, जो कि ऐसे जो है ड्रेस्टिक आउटकम नहीं करती हैं डीएनए कॉपी वाला। जैसे कि हमने देखा, ये कुछ ही केसेस में होता है कि इतना ड्रेस्टिक वेरिएशंस हो जाती हैं कि जो न्यू डीएनए बन रहा है वो अपने उस सेलुलर एपरेटस के साथ काम नहीं कर पाता, और न्यू बॉर्न जो है सिंपली डाई हो जाता है, बस न्यू सेल जो है मर जाएगा। लेकिन ये सभी केसेस में नहीं होगा। दस द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू, तो जो सर्वाइविंग सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं बट सटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। तो ये जो टेंडेंसी है वेरिएशन की रिप्रोडक्शन में के दौरान, यही क्या होती है, इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होती है। इसी से एवोल्यूशन होता है इन वेरिएशंस के थ्रू, क्योंकि हर बार जब एक डीएनए से दो कॉपीज बनी यानी न्यू सेल्स बन रहे हैं, तो जब वो दो न्यू सेल्स अपने डॉटर सेल्स बनाएंगे, तब जब डीएनए नया बनेगा तब भी वेरिएशन होगा। जितनी बार भी डिवीजन होती जाएगी उतनी बार सेल और जो डीएनए कॉपी होता जाएगा, हर बार कुछ ना कुछ वेरिएशन आता जाएगा। और ये वेरिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, उससे क्या, इन वेरिएशंस की वजह से क्या हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि हम क्या है, एप से एवोल्यूट होते होते क्या हो गए, मैन बन गए, राइट। तो क्यों हुआ है वो, ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स इवोल्यूशन होता गया, वेरिएशंस आता गया, तो एक न्यू स्पीशीज ही बन गई। समझ आया आपको? एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, ये चीज़ हम इवोल्यूशन जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपका ये जो सारा है ना, डीएनए कॉपी से लेके यहाँ पे ये सब, ये पूरा आपका पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको मार्क करके रखना है, राइट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीशेज। जो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है वो वेल डिफाइंड प्लेसेस में रहते हैं, या नीशेज कहेंगे, नीश में रहते हैं। नीश क्यों होता है, वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं सरवाइव कर पाते हैं, अडेप्टेड होते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, राइट। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश हो गई, फिश का नीश क्या है, वाटर है, वो उस एनवायरनमेंट में, वाटर के एनवायरनमेंट में ही सरवाइव कर पाती है, वहीं पर ही अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस कर पाती है, तो वो उसका नीश है। वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे नहीं सरवाइव कर पाती ना। ऐसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो अपने अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडाप्टेड होते हैं उस पूरे इकोसिस्टम में। कैसे वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे उनका रिलेशन है विद अदर ऑर्गेनिजम्स इन देयर सराउंडिंग्स, राइट। कैसे क्लाइमेट में वो रह पाते हैं, तो ये क्या है, उनका नीश है वो पर्टिकुलर जगह। जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए, जो पोलर बियर है, उसको वो कहाँ सरवाइव कर पाएगा, जहाँ पे बहुत सारी ठंड होगी, मतलब पोलर रीजन्स में जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ होती है, ठंड होती है, वो वहीं सरवाइव कर पाएगा। अगर हम उसको शिफ्ट कर दें किसी गर्म जगह पे, डेजर्ट एरिया में, तो वो वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा ना। तो वो उसके लिए नीश क्या है, वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे स्नो होगी, विंटर्स होंगे, ठंड टेम्परेचर लो रहेगा, वो उसके लिए उसका नीश है। तो आई होप आपको नीश समझ आ गया होगा। नीश इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, राइट। तो वो जो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो अपने अपनी नीश में रह रही होती हैं एक इकोसिस्टम में,
यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, यूज़ करती हैं अपनी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो कंसिस्टेंसी है डीएनए कॉपिंग की रिप्रोडक्शन के दौरान, वो इम्पॉर्टेंट है किस लिए? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन। किस लिए? कि बॉडी डिज़ाइन को मेंटेन रखा जा सके, फीचर्स को, सारे फीचर्स को मेंटेन रखा जा सके। दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ दैट पर्टिकुलर नीश, जो अलाउ करता है ऑर्गेनिजम्स को कि वो अपने उस पर्टिकुलर नीश को यूज़ कर सकें, क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर एरिया के लिए अडाप्टेड हैं, तो वो वहीं पर ही अपने सारे प्रोसेसेस कर पाते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन भी वो वहाँ पे कर पाएंगे, उनका बॉडी डिज़ाइन भी उसी हिसाब से रहेगा, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे होंगे तो वो भी, उनका बॉडी डिज़ाइन भी उसी पर्टिकुलर नीश के लिए अडाप्टेड रहेगा। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। तो रिप्रोडक्शन किस लिए लिंक्ड है? कि टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, जो स्पीशीज की पॉपुलेशन है उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो एक ये भी आपको पॉइंट मिल गया कि रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है। However, niches can change because of reasons beyond the control of the organism। क्या कह रहा है? नीश जो है चेंज कर हो सकता है क्योंकि जो रीजंस होते हैं बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, कुछ रीजंस जो ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल के अंडर नहीं होते हैं, उनकी वजह से नीश भी चेंज हो सकते हैं। टेम्परेचर्स ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन। टेम्परेचर जो है अर्थ का कभी अप और डाउन हो सकता है, यानी कभी बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है। वाटर लेवल्स कैन वेरी, वाटर का जो लेवल है वो भी वेरी कर सकता है, वो भी डिफरेंट हो सकता है। और देयर कुड बी मीटियोराइट हिट्स, और क्या हो सकता है कि कोई मीटियोराइट हिट कर जाएगा हमारे अर्थ पे, तो उससे डिफरेंस आ जाएगा। टू थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स को सोचते हुए। इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर नीश, अगर एक पॉपुलेशन जो है रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की एक पर्टिकुलर नीश में रहने के लिए सूट करती है, मतलब उन्हें वही नीश सूट करता है रहने के लिए। एंड इफ़ द नीश वर ड्रेस्टिकली ऑल्टर्ड, और उसी नीश को, उसी एनवायरनमेंट को हम चेंज कर दें पूरी तरीके से, राइट, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। तो जो पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर नीश में रह रही थी, हमने उसकी कंडीशंस ही चेंज कर दी, पूरा चेंज ही कर दिया, तो पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी? वाइप्ड आउट हो जाएगी, मतलब पूरी ख़त्म हो जाएगी। However, if some variations were to be present in a few individuals in these populations, अगर कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट होंगे, होते हैं किसमें? कुछ इंडिविजुअल्स में, जो इन पॉपुलेशंस में होते हैं, इन पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स में अगर कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, देयर वुड बी सम चांसेस फॉर देम टू सर्वाइव। तो कुछ चांस है उन ऐसे इंडिविजुअल्स का कि वो सर्वाइव कर जाएं। क्यों? कुछ वेरिएशन उनके अंदर है, इस वजह से वो, अगर ड्रास्टिक चेंज हम कर भी देंगे उनके नीश में, तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, उसको झेल जाएंगे, राइट। इफ़ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स, अगर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की जो कहाँ रह रही है टेम्परेट वाटर्स में रह रही है। एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज, तो हम उस वाटर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है बाय ग्लोबल वार्मिंग, किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया वुड डाई, तो ज़्यादातर क्या होगा? ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन आ गया, यानी जो उनका पर्टिकुलर नीच था उस वाटर के लिए, जो टेम्परेचर उनको चाहिए था सर्वाइव करने के लिए, उसमें चेंजेस आ गए, बढ़ गया टेम्परेचर, तो मोस्टली जो बैक्टीरिया थे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उस टेम्परेचर को झेल नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। बट द फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव, लेकिन उनमें से कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होंगे जिनमें वेरिएशंस होंगे, तो वो क्या होंगे? वो इस हीट को, इस टेम्परेचर चेंज को झेल जाएंगे और सर्वाइव कर जाएंगे, यानी उस चीज़ को वो रेजिस्ट कर जाएंगे, उस टेम्परेचर चेंज को, उस हीट को, और सर्वाइव कर जाएंगे, और वही फिर आगे क्या करेंगे? ग्रो करेंगे आगे चल के, और न्यू जनरेशन, न्यू स्पीशीज़ के नहीं, सॉरी, न्यू इंडिविजुअल्स को, न्यू बैक्टीरिया को बनाएंगे। Therefore, variation is thus useful for the survival of species over time। इसलिए वेरिएशन जो है यूजफुल होता है किस लिए? स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए ओवर टाइम, अब टाइम के अनुसार। जैसे कि अभी हमने यहाँ देख लिया कि अगर वेरिएशन होता है तो वो अच्छा भी होता है,
कि अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो जो है टेम्परेचर कुछ वो नीश में जो भी चेंजेस आएंगे आपके एनवायरनमेंट में जिसमें आप रहने के लिए अडाप्टेड हैं, तो आप उस चीज़ को झेल जाते हैं और आप मतलब कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं झेल जाएंगे और सरवाइव कर जाएंगे वही वाले ऑर्गेनिजम्स। ऐसा जो है अभी हम इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी दी थी डार्विन ने इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। एक तरीके से आप देखेंगे कि जो चेंजेस को झेल जाएंगे वह उसके हिसाब से एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे, वही स्पीशीज़ जो है सरवाइव करती हैं, बाकी जो है सरवाइव नहीं करती हैं और एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो ये पूरा जो ऊपर पैराग्राफ है इसमें हमने यही डिस्कस किया सारा, राइट। तो आपको यहाँ से आंसर मिल सकता है। एक तो हम पहले ये लिख सकते हैं कि डीएनए इज द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अगर ये हो जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सारा डीएनए के बारे में ही डिस्कस किया अभी तक। तो यहीं आपको आंसर मिलेगा। वाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज़ बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। वेरिएशन जो स्पीशीज़ के लिए नेसेसरी क्यों है, बेनिफिशियल क्यों है, जबकि वो एक इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी नहीं है। हमने देखा कि वेरिएशन जो है स्पीशीज़ के लिए कैसे नेसेसरी है, ये हमने यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में पूरा पढ़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। और आप लोग डोंट वरी अबाउट दिस, मैं इन सबके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए भी अलग से वीडियोस बनाऊंगी सभी चैप्टर्स के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। तो क्या क्या तरीके हैं रिप्रोडक्शन के जो यूज़ करते हैं सिंगल ऑर्गेनिजम्स, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, राइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें देखेंगे। वैसे तो दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं इन दी रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये एक्टिविटी क्या है, पहले 8.1 डिजॉल्व अबाउट 10 ग्राम्स ऑफ शुगर इन 10 ml ऑफ वाटर, टेक 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन in a test tube and add a pinch of yeast granules। ये दरअसल आपको एक तरीके से बता रहे हैं कि ईस्ट को हम ग्रो करवाएंगे इन द लैब और उसको फिर हम स्लाइड में देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हमें कैसा दिखेगा वो सब एक्टिविटी तो वहीं आपको करके पता चलेगी। वो आगे भी इस चैप्टर में भी बताएंगे कि ईस्ट जब ग्रो करता है कैसे करता है, कौन से प्रोसेस से करता है और वो दिखता भी कैसे है, वो सब डायग्राम्स भी इसमें दिए ही हुए हैं। एक्टिविटी 8.2 क्या है, वेट अ स्लाइस of bread and keep it in a cool moist dark place, observe the surface of the slice with a magnifying glass, record your observation for a week। तो ये सब आप करके देखिए तो आपको पता चलेगा। जब ये जो स्लाइस ऑफ ब्रेड है उसको आप वेट करके कूल मॉइस्ट डार्क प्लेस में रख देंगे तो उस पर ऑब्वियस सी बात है फंजाई ग्रो कर जाती है। वो मोल्ड्स हमने देखे थे पिछले चैप्टर्स में भी, लाइफ प्रोसेसेस में भी, तो वैसे ही है ये। तभी मैंने कहा कि आप लोग उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो उनको देखने के बाद ये वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन द सेकेंड। तो यही बात कह रहा है कि 8.1 और 8.2 में दोनों को ही हमें कंपेयर करना है एक्टिविटीज़ में, ईस्ट की ग्रोथ को और 8.2 में मोल्ड की ग्रोथ को। मोल्ड क्या फंजाई होगा ना, तो उनकी देखें ये कंपेयर करना है और बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। Having discussed the context in which reproductive processes work, let us now examine how different organisms actually reproduce. The modes by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism। ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं, और अब हम ये देखेंगे कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली में रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोड्स ऑफ बाय विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन।
तो जो जो मोड यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के लिए, ये डिपेंड करेगा उनके बॉडी डिज़ाइन पे कि कैसा बॉडी डिज़ाइन है। तो फर्स्ट है फिजन। फिजन क्या है? फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, उनमें क्या होगा? जो सेल डिवीजन होगी, सिंगल सेल है तो वही सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन को ही क्या कह रहे हैं? फिजन। फिजन का मतलब ही क्या है? टूटना, राइट। तो वो जो फिजन हो रही है वो क्या करेगी? क्रिएट करेगी न्यू इंडिविजुअल्स को। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जो है फिजन के ऑब्जर्व किए गए हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। बहुत से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो क्या करते हैं, सिंपली जो है स्प्लिट कर जाते हैं इनटू टू इक्वल हाफ्स में, मतलब कि टूट जाते हैं दो इक्वल हाफ्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। जबकि अगर हम अमीबा का एग्जांपल लें तो उसमें जो स्प्लिटिंग है दो सेल्स की, वो क्या होगी? डिवीजन के दौरान जो दो सेल्स में स्प्लिटिंग हो रही है वो किसी भी प्लेन में हो सकती है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि दो इक्वल हाफ्स में के उसमें ही होगा, किसी भी प्लेन में हो सकती है। लेकिन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में टू इक्वल हाफ्स में ही सेल डिवीजन जो है उसके लिए स्प्लिट होना पड़ेगा सेल को, राइट। लेकिन अमीबा में किसी भी प्लेन में वो स्प्लिटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा दिखाया हुआ है। बाइनरी मतलब एक बाई मतलब जो बाई वर्ड है, बाई जो वर्ड है वो किस लिए है? बाई वर्ड होता है, रूट वर्ड है एक तरीके से उसके लिए, दो के लिए। बाई मीन्स टू, ये सभी को पता होगा। तो बाइनरी फ्यूजन मतलब जब एक सेल से दो सेल्स बन रहे हैं ना, इसलिए बाइनरी फ्यूजन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अमीबा में देख रहे हैं कि ये पहले अमीबा ये रहा, बीच में न्यूक्लियस है इसके, ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर रहा है अंदर, ये देखिए यहाँ पे, फिर ये डिवाइड होगा, फिर बीच बीच में इसकी सेल मेम्ब्रेन ऐसे ये यहाँ पे स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी। पहले कंस्ट्रिक्शन आ गई बीच में और फिर यहीं से स्प्लिट हो जाएंगे और दो डिफरेंट सेल्स बन जाएंगे। तो एक सेल से दो सेल्स बन गए, ये क्या हो गई? बाइनरी फ्यूजन हो गई। एक्टिविटी 8.3 में बोल रहा है कि ऑब्जर्व करो परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर माइक्रोस्कोप। और ऐसे ही अमीबा परमानेंटली अमीबा की वो वाली स्लाइड भी ऑब्जर्व करो बाइनरी फ्यूजन की। कंपेयर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ बोथ द स्लाइड्स। तो ये जो परमानेंट स्लाइड्स होती हैं ये आपके स्कूल लैब्स में प्रेजेंट होती हैं, तो वो टीचर्स आपको दिखाते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले स्कूल जाके लैब अटेंड करने का, अभी तो कोरोना वायरस के चक्कर में सारे स्कूल बंद हैं, तो तब आप जाके ज़रूर देखिएगा, तो ज़्यादा अच्छे से आपको मतलब इंटरेस्टिंग होता है ये सब लैब वर्क। हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो समवट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज़। जबकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपनी बॉडी की शो करते हैं, सच एज इन लेशमेनिया विच कॉज काला आजार। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है लेशमेनिया नाम का, जो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो काला आजार डिजीज है ना, इसकी वजह से ही हो जाती है, राइट। तो विच हैव अ whip like structure at one end of the cell. In such organisms binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structures. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन जो है एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होती है इन रिलेशन टू दी स्ट्रक्चर्स। जो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना, उसने बताया एक वीप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे इसके सेल के एंड में। तो जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करी जा रही है, तो उसी स्ट्रक्चर के रिलेशन में ओरिएंटेशन में ही जो है बाइनरी फ्यूजन होती है। जैसे लक्ष्मेनिया में देखिए, ये डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है कि लक्ष्मेनिया आपको ऐसे दिखेगा। इसमें ये जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये फ्लैजिला है एक तरीके से, इसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। और ये क्या कर रहा है, बीच में ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ देख रहे हैं एक फ्लैजिला से दूसरा फ्लैजिला बनना स्टार्ट हो रहा है, ये इस साइड पे है ना, दिख रहा है दूसरा फ्लैजिला। अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे वो न्यूक्लियस भी डिवाइड करना शुरू कर रहा है। अब वो आगे डिवाइड भी हो गया न्यूक्लियस और एक नया फ्लैजिला भी बनना शुरू हो गया है। अब बीच में इसकी बॉडी में भी ये डिवीजन होना शुरू हो गई, न्यूक्लियस तो अलग बन गए, दो अलग फ्लैजिला बन गए, बॉडी भी डिवाइड करना शुरू कर गई।
ऐसे ही बॉडी जो है धीरे धीरे अलग हो जाएगी ऐसे, तो इससे भी 2 लक्ष्मीनियाँ बन जाएंगी अलग होके। एक था, एक से 2 बन गए, तो यहाँ पे भी बाइनरी फ्यूजन हो गई, राइट। तो ये जो वीप लाइक स्ट्रक्चर था ना, ये रहा, ये है वीप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फ्लैजेला बोलते हैं। आगे देखते हैं अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। जो दूसरे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि मलेरियल पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम, डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। तो इसमें जो है वो प्लाज्मोडियम क्या करता है, बहुत सारी डॉटर सेल्स बना देता है साथ के साथ, एक ही साथ बहुत सारी डॉटर सेल्स बना देता है। तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं बन रहे, एक सेल से 2 डॉटर सेल्स नहीं बन रही हैं, इसलिए हम इसको बाइनरी फिजन नहीं कहेंगे। बहुत सारी डॉटर सेल्स बन रही हैं एक साथ, तो हम इसके लिए मल्टीपल फिजन बोल रहे हैं इसको। तो ये एक डायग्राम दिया ही हुआ है। तो ये भी जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है, ये अंदर जो है ये डॉटर सेल्स हैं बहुत सारी। Yeast, on the other hand, can put out small buds that separate and grow further, as we saw in activity 8.1। तो ईस्ट जो है कैसे ग्रो करती है, एक ईस्ट सेल में एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है और उसी बर्ड से वही बर्ड जो है आगे सेपरेट होके दोबारा एक फुली ग्रोन ईस्ट में ग्रो कर जाता है आगे। तो ईस्ट में जो बडिंग प्रोसेस से हो रहा है, तो ये आगे अभी आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। एक हमने फिजन देख लिया, अब दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क एंड कंटेन्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। तो हमें क्या करना है, वाटर को जो है लेक का वाटर और पॉन्ड का वाटर कोई सा भी एक लेकर आना है, दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। ऐसा पानी, लेक का वो वाला पानी लाना है जहाँ पे ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा हो और उसके अंदर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो। पुट वन ऑन टू फिलामेंट्स ऑन अ स्लाइड। तो वो जो फिलामेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक स्लाइड पर रखना है। फिर स्लाइड प्रिपेयर करना बता रहा है ये कि फिर उस फिलामेंट के ऊपर हम ग्लिसरीन डालते हैं, फिर उसे कवर स्लिप से कवर करते हैं। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज टिश्यूज इन द स्पायरोगायरस फिलामेंट्स। क्या आप डिफरेंट टिश्यूज जो है स्पायरोगायरा फिलामेंट्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यानी जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स थे वो कौन क्या था, स्पायरोगायरा था। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सिंपल होता है, उनमें सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स जो हैं होते हैं, काम कर जाते हैं, राइट। स्पायरोगायरा फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जो ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है और सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड यूज कर रहा है, वो है स्पायरोगायरा। सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। स्पायरोगायरा क्या करता है, ब्रेक हो जाता है किसमें, छोटे छोटे पीसेस में। तो स्पायरोगायरा दिखता है ऐसा कि ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, बीच बीच में ऐसे उसके ये होते हैं, ऐसे दिखता है स्पायरोगायरा। तो वो क्या करेगा, जब मैच्योर हो जाता है स्पायरोगायरा तो वो स्मॉल पीसीज में टूट जाता है। दीज पीसीज और फ्रैगमेंट्स, तो हम जो ये पीसीज बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स, ग्रो कर जाते हैं एक न्यू इंडिविजुअल में। जितने भी स्मॉल पीसेज हैं वो हर एक स्मॉल पीस जो है, हर एक न्यू फ्रैगमेंट जो है वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी सॉ इन एक्टिविटी 8.4। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसा जो है हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। दे कंटेन सिंपली डिवाइड, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे सिंपली डिवाइड नहीं कर सकते अपने सेल बाय सेल से, राइट। ये कुछ ही में होता है, जिसका एक एग्जांपल जैसे एक स्पायरोगायरा था। द रीजन इज दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। रीज़न क्या है कि सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे सिंपली डिवाइड नहीं कर सकते सेल बाय सेल, जैसा कि हमने स्पायरोगायरा में देखा। मतलब वो इसलिए है क्योंकि बहुत से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमने देखे भी हैं कि वो सिंपली एक रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं होते हैं। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज़। उनमें जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं ग्रुप बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं,
और वही टिश्यूज़ जो हैं क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। उन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। ये हम पहले लाइफ प्रोसेस चैप्टर में देख ही चुके हैं। तो टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स, टिश्यूज़ जो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ऑर्गन्स में, और व्हेन दे हैव टू बी प्लेस्ड विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनिट पोजीशंस इन दी बॉडी। तो जो ये ऑर्गन्स बनते हैं वो अपनी एक डेफिनिट पोजीशंस पे ही प्लेस होते हैं बॉडी में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बनता है, राइट। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन, तो ऐसी ऑर्गेनाइज सिचुएशन में सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। तो जो ये सेल बाय सेल डिवीजन है वो एक इम्प्रैक्टिकल का है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। इसलिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेज जो हैं यूज़ करने की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, और जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर डेफिनेट पोजीशन होती है बॉडी में। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell types perform different specialized functions। तो एक बेसिक स्ट्रेटजी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं वो क्या है कि जो डिफरेंट सेल टाइप्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में ये चीज़ देख चुके हैं कि हर एक सेल या जो क्या कहते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सेल्स जो ग्रुप बना के टिश्यूज़ बनाते हैं, और वो टिश्यूज़ जो है जो ऑर्गन्स बनाते हैं उनका एक स्पेशल, हर एक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, राइट। जैसे कि हार्ट है, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है और वो एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक अलग फंक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग फंक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग फंक्शन है, और सबके अलग अलग ऑर्गेन्स भी हैं। तो सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए रिप्रोडक्शन जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक सेल टाइप। तो रिप्रोडक्शन भी जो है एक फंक्शन होता है स्पेसिफिक सेल टाइप का। उस तो रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेशलाइज सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे बाकी प्रोसेसेस के लिए स्पेशलाइज सेल्स या स्पेशलाइज ऑर्गन्स कह लीजिए या स्पेशलाइज टिश्यूज़ कह लीजिए, स्पेशलाइज सिस्टम कह लीजिए। जैसे एक्सक्रीशन के लिए अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम था, सारे उसके ऑर्गन्स अलग थे। सर्कुलेटरी सिस्टम में सारे ऑर्गन्स अलग थे बाकी सिस्टम से, पर्टिकुलर वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही रिप्रोडक्शन के लिए भी अलग से सेल्स होते हैं, पूरा एक सिस्टम होता है। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ मैनी सेल टाइप्स। कैसे और रिप्रोडक्शन जो है अचीव की जाती है एक सिंगल सेल टाइप से, इफ़ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ मैनी सेल टाइप्स, कि एक ही सिंगल सेल टाइप से कैसे रिप्रोडक्शन जो है होगी, जबकि ऑर्गेनिज्म जो है खुद बहुत सारे सेल टाइप्स से कंसिस्ट है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं ना, और ये भी कह रहे हैं कि हर एक सेल टाइप जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है, तो हर एक सेल अलग अलग है। तो कैसे एक ही सिंगल सेल से अलग अलग सेल टाइप्स जो हैं, एक ही सिंगल सेल है वो एक ही टाइप का है, मतलब हम कह रहे हैं कि वो रिप्रोडक्शन के लिए बना है, लेकिन जब वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करेगा तो आगे वो फुली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म पूरा एक बना देता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो था तो ये सेल टाइप किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन इससे जब ग्रो हुआ ऑर्गेनिज्म तो उसमें सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आ गए जिनका पर्टिकुलर अलग अलग फंक्शन है। तो ये कैसे हुआ? द आंसर इज दैट देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। तो इसका आंसर ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एक सिंगल सेल टाइप होता है जो कैपेबल होता है किस लिए, ग्रो करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए, और मेकिंग अदर सेल टाइप्स अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस। और किस लिए कैपेबल होता है कि वो जो दूसरे सेल टाइप्स हैं उन्हें भी बना सके राइट सर्कमस्टांसेस में, राइट। रीजनरेशन, अभी तक हमने दो प्रोसेस पढ़े हैं, एक पढ़ा है फिजन जिसमें हमने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों के एग्जांपल देखे। फिर हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, अब हम पढ़ रहे हैं रीजनरेशन। मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। बहुत से जो है
फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फुली डिफरेंशिएटेड हैं, मतलब उनमें अलग अलग डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स हैं। हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, उनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो एक न्यू इंडिविजुअल बना सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी पार्ट्स से। दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, मतलब कि अगर उस इंडिविजुअल को हम किसी तरह कट कर दें या ब्रेक डाउन कर दें अलग अलग बहुत सारे पीसेस में, मैनी ऑफ दीज पीसीज ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स, तो इसमें से बहुत से जो पीसीज हैं वो ग्रो कर जाएंगे एक अलग इंडिविजुअल में। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसीज, एक हाइड्रा और एनिमल है और एक प्लेनेरिया है, जो उनको हम कट कर सकते हैं बहुत सारे स्पीसीज में, और उनका हर पीस, ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जितने भी पीसेस हमने किए हैं हर एक पीस जो है ग्रो कर जाएगा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। मतलब अगर हमने हाइड्रा को पीसेस में कट कर दिया है तो हर एक पीस जो है दोबारा से एक फुली ग्रोन हाइड्रा बन जाएगा। ऐसे प्लेनेरिया को हमने कट कर दिया डिफरेंट पीसेस में, अलग अलग पीसेस में, तो हर एक पीस जो है फुली ग्रोन प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज रीजनरेशन, इसे हम कहते हैं रीजनरेशन, कि पुराने बॉडी पार्ट से ही दोबारा एक फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर गया। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, रीजनरेशन जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा ही होता है। दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर्स ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स जो क्या करते हैं प्रोलिफरेट करते हैं और बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं, राइट। और क्या है, फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज, तो जो ये नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं, तो ये जो मास ऑफ सेल्स बन गया है, डिफरेंट सेल्स जो हैं इस मास ऑफ सेल्स में से क्या होगा, अलग अलग सेल्स जो हैं चेंजेस, उनके अंदर अलग अलग चेंजेस होंगे और क्या होगा, अलग अलग तरीके के सेल्स और टिश्यूज जो हैं बन जाएंगे। दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट, तो ये जो चेंजेस होंगे ये एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होंगे जिसे हम कहेंगे डेवलपमेंट हो रही है। However, regeneration is not the same as reproduction, लेकिन रीजनरेशन जो है सेम नहीं है रिप्रोडक्शन से, जबकि हम इसको रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि जो बहुत मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंपली जो नॉर्मली जो है इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेंगे कि उनको पहले काटा जाए पीसीस में और फिर वो रिप्रोड्यूस कर जाए। ऑब्वियस सी बात है ना कि अपने आप को पीसीस में कटवाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, तो इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, ये रीजनरेशन है। बडिंग, organisms such as hydra use regenerative cells for reproduction, जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हाइड्रा हो गया, वो जो है एक रीजनरेटिव सेल्स यूज़ करते हैं अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, जिसको हम बोलते हैं बडिंग। इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, तो अभी हाइड्रा को हमने इसमें भी पढ़ा है रीजनरेशन वाले में, अभी इसमें रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है वो भी देख रहे हैं हम। A bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site, एक जो है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है बन जाता है इसकी बॉडी पे, राइट। जो क्यों बन जाता है, क्योंकि रिपीटेड सेल डिवीजन होती है एक ही स्पेसिफिक साइट पे, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बार बार सेल डिवीजन हो रही है तो वहाँ पे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसा कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब ये जब बर्ड में ग्रो करता जाएगा, यहाँ पे सेल डिवीजन हो ही चली जा रही है बार बार, इसलिए जो है बर्ड बन गया। दीज बर्ड डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स, ये जो बर्ड जो है छोटे छोटे इंडिविजुअल्स में डेवलप करना शुरू कर देते हैं। एंड व्हेन फुली मैच्योर, जब वो फुली मैच्योर हो जाते हैं, पूरा हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, तो वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं। ये पेरेंट बॉडी है, इसी में बर्ड आया था, फिर बर्ड से वो फुली एक हाइड्रा दोबारा से बन गया, तो अब ये मैच्योर होने के बाद यहाँ से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा पेरेंट बॉडी से, एंड बिकम
न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और एक न्यू इंडिविजुअल जो कि इंडिपेंडेंट है, खुद पे डिपेंड, किसी पेरेंट्स हेल्प पे डिपेंड नहीं है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से ये। अब क्या है नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जिनके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट हो गई, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, वो डेवलप करते हैं न्यू प्लांट्स में। यानी अगर हम रूट से, स्टेम से, लीव से एक न्यू प्लांट डेवलप करा सकते हैं अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। किसके कंडीशन क्या है इसके, एप्रोप्रिएट कंडीशंस होनी चाहिए। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड फॉर रिप्रोडक्शन। ऐसा एनिमल्स में नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स जो है ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज इन मैथड्स सच एज लेयरिंग। तो ये जो प्रॉपर्टी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, ये यूज होती है लेयरिंग प्रोसेस में, या फिर ग्राफ्टिंग कह लीजिए, टू ग्रो मैनी प्लांट्स। लाइक क्या ग्रो करने के लिए, बहुत से प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, जैसे शुगर केन हो गया, रोजेज हो गए, ग्रेप्स हो गए, फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. जो plants vegetative propagation process से grow करवाए जाते हैं, उनमें जो है flowers और fruits जो है बहुत जल्दी आ जाते हैं, एज कम्पेयर टू दोज प्लांट्स जो जिनको हम एक जो ट्रेडिशनल या कॉमन जनरल मेथड है कि सीड से ग्रो करवाएं, प्रोड्यूस करवाएं, तो उसमें देरी से फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। अगर एक प्लांट है, मान लीजिए हमने मैंगो ट्री ले लिया, मैंगो प्लांट है, एक को हमने सीड उसका लिया और उसे ग्रो करवा रहे हैं कि वो दोबारा से हमारे को मैंगो ट्री में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लेयरिंग हो गया या ग्राफ्टिंग हो गया। तो दूसरे को हमने इस प्रोसेस से करा, तो जिसमें हमने सीड से ग्रो किया है, करवाया है, और जिसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड यूज़ किया है, तो हम देखेंगे जब वो ग्रो करना शुरू होंगे तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला प्लांट होगा उसमें जो है फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं जल्दी आएंगे, उस वाले प्लांट से जिसको हमने सीड से ग्रो करवा रहे हैं उसमें देरी से आएंगे। सच मैथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन। ऐसे मेथड्स जो हैं पॉसिबल होते हैं प्रोपेगेशन के लिए, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन, इन सब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी जो है लॉस्ट कर दी है सीड्स प्रोड्यूस करने की। तो इनमें अगर सीड्स नहीं है, अगर इन्होंने ऐसे प्लांट जिन्होंने अपनी सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को ही लॉस्ट कर दिया, तो इनको हम सीड से फिर उगा ही नहीं सकते दोबारा। तो ऐसे प्लांट्स के लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics. दूसरा एक और एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, कि जो प्लांट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे पेरेंट से, इतने सिमिलर होंगे टू हैव ऑल इट्स करेक्टरिस्टिक्स, कि उनमें पेरेंट प्लांट के सारे ही करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो न्यू प्लांट्स आ रहे हैं उसमें, राइट। तो हमने ये दरअसल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस पढ़े हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस होते क्या हैं। अब क्या है इसमें, टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नोचेस बी सीन। एक पोटैटो लो, उसका सरफेस देखो, देखो उस पर नोचेस दिख रही हैं, जो हम कहते हैं ना पोटैटो पे आई है, वो जो नोचेस है, आई बनी होती है, हम कहते हैं वो है कि नहीं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस, पोटैटो को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, और सच दैट सम स्पीसीज कंटेन नोच और बर्ड एंड सम डू नॉट। ऐसा काटना है पीसेस में कि कुछ पीसेस में वो नोच या वो बर्ड कह लीजिए होनी चाहिए, और कुछ पीसेस में ना हो। स्प्रेड सम कॉटन ऑन अ ट्रे एंड वेट इट
एक ट्रे पे कॉटन बिछा दीजिए और उसे गीला कर दीजिए। प्लेस द पोटैटो पीसीज ऑन दिस कॉटन, और सारे पोटैटो पीसीज पे इस कॉटन पे स्प्रेड कर दीजिए। नाउ वेयर द पीसीज विद द बर्ड्स, जहाँ जहाँ पे वो वाले पीसीज रखे हों जहाँ पे जिनमें बर्ड्स थी, उसको मार्क कर लेना है कि भाई ये वहाँ पे वो वाले पीसेस थे। ऑब्जर्व चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दीज पोटैटो पीसेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करना है क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं पोटैटो पीसेस में। मेक श्योर दैट द कॉटन इज केप्ट मॉइस्चर, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि कॉटन जो है हमेशा मॉइस्चर रहनी चाहिए, यानी गीली रहनी चाहिए। विच आर द पोटैटो पीसेस दैट गिव राइज टू फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स, उनमें से कौन से पोटैटो पीसेस होंगे कुछ दिनों बाद जिसमें फ्रेश ग्रीन शूट्स और रूट्स आ गई होंगी। तो ऑब्वियसली जिन पोटैटो पीसेस में वो बर्ड थी, नोचेस थे, उन्हीं में फ्रेश ग्रीन शूट्स और रूट्स ग्रो कर गए होंगे। सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, ऐसे ही जो बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं ब्रायोफाइलम लीफ पे, ये जो आपको दिख रही है ये ब्रायोफाइलम लीफ है, इसके भी जो मार्जिन है ना, इस लीफ का ये जो मार्जिन है, ये जो किनारा है, यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, नोचेस प्रेजेंट होते हैं, जो जहाँ पे बर्ड्स ग्रो करती हैं, और वहीं से अगर वो हिस्सा अगर सॉइल में गिर जाए तो वहीं से वो न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाता है, राइट, जैसा कि देख रहे हैं ये। Select a money plant conserve species such that they contain at least one leaf. Cut out some other portions between two leaves. Dip one end of the all the pieces in water and observe over the next few days which one grows and give rise to fresh leaves. एक मनी प्लांट को लीजिए, उसको पीसीज में कट कीजिए। कुछ पीसीज ऐसे होने चाहिए जिसमें एटलीस्ट एक लीफ तो होनी चाहिए, और कुछ पीसीज ऐसे होने चाहिए जो दो लीव्स के बीच का पोर्शन हो, मतलब वहाँ पे कोई लीफ नहीं होना चाहिए। और उनको फिर पानी में डुबो दीजिए और उसमें ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है थोड़े दिन। तो कौन से पार्ट होंगे जिसमें जो है फ्रेश लीव जो है ग्रो कर गई होंगी, और हम इसे क्या पता लगा सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसी पार्ट में फ्रेश लीव्स ग्रो कर गई होंगी जिसमें पहले से ही लीव्स प्रेजेंट थी। एक है अब टिश्यू कल्चर। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू। टिश्यू कल्चर में होता क्या है, न्यू प्लांट्स जो है ग्रो किए जाते हैं बाय रिमूविंग टिश्यूज। कैसे कि टिश्यूज को रिमूव करके या सेपरेट करके सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की ग्रोइंग टिप होती है, जो ग्रो कर रही होती है, वहाँ के जो सेल्स हैं या टिश्यूज कह लीजिए, वहाँ उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और उस पोर्शन को ही यूज़ करेंगे आगे कि उसको हम न्यू प्लांट में ग्रो कर सकें। तो हमने टिश्यू इसलिए टिश्यू कल्चर बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हमने टिश्यूज़ का यूज़ करेंगे। टिश्यूज़ भी कहाँ से ले रहे हैं, जो ग्रोइंग टिप होगी प्लांट की, वहाँ से हमने उन टिश्यूज़ को, यानी जो टिश्यूज़ हेल्प करते हैं ग्रोथ में, उनको हमने रिमूव कर लिया है, अलग कर लिया है, और फिर उन्हीं सेल्स को हम यूज़ करेंगे आगे। द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। तो ये जो हमने सेल्स लिए हैं ग्रोइंग टिप से प्लांट की, उनको हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखेंगे, वेयर दे डिवाइड रैपिडली, जहाँ पे वो रैपिडली जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे, टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस। और क्या करेंगे, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेंगे। जब डिवीजन हो रही है तो बहुत सारे सेल्स बनेंगे और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, कैलस। द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। फिर ये जो कैलस बना है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स बना है, इसको ट्रांसफ़र कर देना है किसमें, एक दूसरे मीडियम में जिसमें हॉर्मोन्स प्रेजेंट होंगे ग्रोथ के लिए और डिफ्रेंसिएशन के लिए। द प्लांट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल। फिर प्लांटलेट्स जो ग्रो कर गई होंगी, छोटे छोटे जो पौधे से उगने लगे होंगे उन सेल से, उनको जो है सॉइल में हम लगा देंगे, सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट, जिससे कि वो जो है एक मैच्योर प्लांट, पूरा एक पौधा ट्री बन के खड़ा हो जाए वो। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशंस। ये टिश्यू कल्चर प्रोसेस को हम यूज़ करके बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं एक पेरेंट से ही, इन डिजीज़ फ्री कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है, एक डिजीज़ फ्री कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये टेक्निक कॉमनली यूज़ की जाती है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो सजावट के लिए, डेकोरेशन में काम आते हैं, राइट। ऑर्नामेंट का मतलब ही क्या होता है, जेवर,
ज्वेलरी जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्नामेंट्स, जो हम पहनते हैं कि हम अपने आप को सजा सकें, हमारी बॉडी को। तो ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिनको हम सजावट डेकोरेशन वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑर्किड्स हो गए, है ना। हमने देखे हैं ऑर्किड्स को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में। स्पोर फॉर्मेशन, इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत से सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द ब्रेड in activity 8.2 above are the hyphae of the bread mold। तो हमने 8.2 में देखा था कि ब्रेड स्लाइस को हमें मॉइस्चर करके रख देना है डार्क प्लेस में, और फिर उसे नोटिस करना है कि जो उसमें क्या डिफरेंस आता है। मैंने बताया तो मोल्ड या फंजाई उस पर ग्रो करेगी ऑफ कोर्स। तो जो उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो ग्रो करते हैं, डेवलप कर जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइफी बोलते हैं, जो किसके होते हैं, राइजोपस के होते हैं। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, द टाइनी ब्लॉब ऑन ए स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, बल्कि जो छोटे छोटे ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक स्टिक पे, डंडी स्ट्रक्चर्स में, एक डंडे की तरह जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि ये क्या है, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे, है ना। इनके ऊपर ये छोटे छोटे आपको ब्लॉब दिख रहे हैं, ये है ना, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया, तो इन ब्लॉब्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। ये सब आपको याद करना है, बहुत ज़रूरी है। विच कंटेन सेल्स, जिनके अंदर सेल्स होते हैं, या फिर हम उन्हें क्या कहेंगे, स्पोर्स। देख रहे हैं स्पोरेंजिया, स्पोर्स, तो ऐसे याद करना, स्पोरेंजिया में क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स, जो क्या करेंगे, इवेंचुअली डेवलप कर जाएंगे न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स में। The spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow। तो ये जो स्पोर्स होते हैं एक थिक वॉल से जो है कवर होते हैं, जिससे कि इनको प्रोटेक्शन मिलते हैं। कब तक, जब तक ये किसी ऐसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ जाते जब जहाँ पे ये अपनी ग्रोथ जो है शुरू कर सकते हैं, राइट। तो तब तक ये इनको प्रोटेक्ट करके रखती है वो थिक वॉल। all the methods all the modes of the reproduction that we have discussed so far allow new generations to be created from a single individual। जितने भी modes of reproduction जो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, उसमें हमने क्या देखा, न्यू जनरेशन जो है क्रिएट हो रही है एक सिंगल इंडिविजुअल से ही। दिस इज़ नोन एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यानी अभी तक हमने जितने भी मोड्स पढ़े हैं वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के पढ़े हैं। बाइनरी हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, और ये क्या था, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। ये सारे क्या हैं इसमें, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व था, सिंगल इंडिविजुअल से ही आगे रिप्रोडक्शन हो रहा था, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में हमने क्या देखा था, बाइनरी नाम ही इसलिए क्योंकि एक सेल से दो सेल्स बन रहे थे, तो बाइनरी फिजन यानी एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स बना रहा था। जबकि मल्टीपल फिजन में एक ही सेल में बहुत सारे सेल्स, डॉटर सेल्स बन रहे थे एक ही सेल से, तो इसलिए मल्टीपल फिजन। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिट होगा अगर वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा। कैन यू थिंक ऑफ रीजंस वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। ये भी हमने पूरा अभी देखा था, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होता है उनका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, टिश्यूज़ वगैरह स्पेशल अपना फंक्शन करने के लिए। तो सिंपल रीजनरेशन प्रोसेस से हम उनको रिप्रोड्यूस नहीं करवा सकते। वाई इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है क्यों यूज़ की जाती है कुछ
प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। जैसे कि हमने देखा था कि जिन प्लांट्स ने अपनी कैपेबिलिटी खो दी है सीड्स को प्रोड्यूस करने की, उन प्लांट्स को हम यूज़ कर सकते हैं उसमें हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं उन्हें ग्रो करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें सीड्स नहीं ग्रो करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है, राइट। तो ये बोल सकते हैं आप, वाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये फिर से वही आ गया, ये सभी ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम इन सारे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बोला है एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियोस लाऊंगी ज़रूर आफ्टर कंप्लीटिंग दीज चैप्टर्स एंड गिविंग यू ऑल दी नोट्स। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम उसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। अब क्या है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर मैं आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to my channel. Bye bye.